नमस्कार दोस्तों, 5 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। देखिए, ज़्यादा आर्टिकल है नहीं। एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में आर्टिकल है। कोविड-19 की क्राइसिस के बाद हैप्पीमैन जैकब साहब इस आर्टिकल में बोल रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। कहने का मतलब इंडिया जो अपने आप को एक रीजनल लीडर, एक ग्लोबल लीडर की तरह पोर्ट्रे करता है, इंडिया की ताकत अपने आप को एज लीडर पोर्ट्रे करने की कम हो गई है। कोविड-19 की क्राइसिस के बाद इंडिया ने 17 साल में पहली बार फॉरेन एड को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। इंडिया जो अपने आप को एक लीडिंग पावर दिखाता है, वो ये लीडिंग पावर बचा नहीं है। कोविड-19 की क्राइसिस में चाइना जैसी कंट्रीज मजाक उड़ा रही है हमारा। ये अलग बात है कि चाइना पाकिस्तान से मदद की भी गुहार आई थी कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं। इंडिया ने मदद ली नहीं। बट जो फॉरेन कंट्रीज इंडिया की यहाँ पे मदद कर रही हैं, इंडिया भले उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ये भी देख रही है कि अगर इंडिया जैसी कंट्री अपनी खुद की जनता को नहीं बचा सकती कोविड-19 के समय पे, तो लीडर तो इंडिया नहीं हो सकता। तो इस रिस्पेक्ट में आगे आने वाले समय में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आएगा, किस हद तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंसिव हो जाएगी, किस हद तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में लीडरशिप को पोर्ट्रे ना करके थोड़ा झुकना आ जाएगा चाइना के सामने, आप कह सकते हो कि थोड़ा ईल्डिंग होना आ जाएगा, ये सब बातें यहाँ पे बता रहे हैं हैप्पीमैन जैकब साहब। कुल मिला के ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे कमजोर होने वाली है आगे आने वाले समय में कोविड-19 के बाद, इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा वो है इश्यू ऑफ लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड। तो भाई अभी देश के बहुत से हिस्सों में कर्फ्यू लगाए, लॉकडाउन लगाए, लगाना ही पड़ेगा। जिस हद का कोरोना वायरस फैल रहा है उसके चलते फिर से माइग्रेंट क्राइसिस हो रही है। बस इस बार इतना चैन है माइग्रेंट्स को कि लॉकडाउन नहीं लगाया है तो वो बस और ट्रेन वगैरह पकड़ के अपने गांव घर वापस जा सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक हालत इन माइग्रेंट्स की बहुत ख़राब है। कुछ डाटा निकल के आ रहा है, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे का डाटा निकल के आया 1 से 12 अप्रैल का, तो पता चला 4 लाख लोग वापस गए हैं। ठीक है। सेंट्रल रेलवे का डाटा निकल के आया तो पता चला महाराष्ट्र से लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा लोग वापस गए हैं पिछले कुछ हफ्तों में। तो इस रिस्पेक्ट में पता चल रहा है कि ये माइग्रेंट्स की हालत अभी के लिए फिर से ख़राब चल रही है। ओके, इस रिस्पेक्ट में इन माइग्रेंट्स के लिए कोई भी पॉलिसी एनालिसिस नहीं किया जा रहा, ना केंद्र सरकार के द्वारा, ना राज्य सरकार के द्वारा। या तो वो इलेक्शंस में बिजी हैं या वो कोविड-19 के मैनेजमेंट में बिजी हैं। माइग्रेंट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में 2-3 पॉइंट्स बताए गए हैं। बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेंगे। फिर डीएम के रिटर्न। इन 2 आर्टिकल्स को डिस्कस करने के बाद बाकी सारे आर्टिकल इलेक्शन से रिलेटेड है द हिंदू एडिटोरियल में। इलेक्शंस का फीवर कुछ दिन तो देखिए चलेगा ही। तो यहाँ पे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात की गई है। ये जो द्रविड़ मुनेत्र कजगम की पार्टी जीत के आई है, तो क्या आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल ये कैलकुलेशन है तमिलनाडु में कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, कौन से बेसिस पे जीती, एआईएडीएमके अभी के लिए कहाँ स्टैंड कर रही है, और बाकी पार्टीज जैसे कि नाम तमिलर काची, मक्काल निधि मायम, अम्मा मक्काल मुनेत्र कजगम, ये सब कहाँ स्टैंड कर रही है। सब चीज़ों के बारे में 2-3 बातें पॉइंट्स कही गई हैं तमिलनाडु के इलेक्शन से रिलेटेड, तो उनको देख लेंगे। फिर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस हारी है। केरला में जीता कौन है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने ऐसा क्या किया कि वो जीत गए हैं? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि कांग्रेस लीड करती है, जिसको उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों की नज़रों में उसकी इमेज अच्छी हो। बीजेपी का वोट शेयर यहाँ पे कितना गिरा है उसके बारे में यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं। तो लेफ्ट पॉलिटिक्स इन केरला, केरला की सरकार जीतना, केरला के लोगों के दिलों को जीतना, ये बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है और कितना नाइटमेयर है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ बातचीत करी गई है। पिनराई विजयन यहाँ पे कैसे चैंपियन बन के उतरे हैं उसके बारे में बात करी गई है। तो ये 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे पेज ऑफ एडिटोरियल पे 3 आर्टिकल्स हैं और वो तीनों आर्टिकल्स तमिलनाडु और एआईएडीएमके के बारे में बात कर रहे हैं। एआईएडीएमके ने लास्ट में जो पोल प्रोमिसेस किए, जैसे कि गोल्ड लोन वेवर दिया, 1 ईयर कोटा दिया, क्रॉप लोन वेवर दिया, रिटायरमेंट एज एक्सटेंशन किया, उससे इसको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। फिर लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यहाँ पे एआईएडीएमके के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसने एमके स्टालिन की मदद की जीतने में। और बीजेपी या लाइबिलिटी रेदर देन एसेट, यानी एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपना ही नुकसान कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में बात है। तो ये तीनों आर्टिकल्स तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जिसको तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो वो 3 आर्टिकल्स पढ़ सकता है। अभी के लिए मैं इनको कवर कर नहीं रहा, रीजन भी कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स या कोई मसालेदार न्यूज़ भी नहीं है। तमिलनाडु के लोकल फैक्टर्स के बारे में बात की गई जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग तमिलनाडु से हैं या जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो अलग से इन 3 आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड एक आर्टिकल तो आज हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं।
तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे आपको इस लेक्चर के पीडीएफ, मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यूट्यूब सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो बात करते हैं पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट, कोविड ब्लॉट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द पैंडेमिक इज न्यू दिल्लीज क्लेम टू रीजनल प्राइमेसी एंड लीडरशिप को टेक अ हिट। मतलब कि नई दिल्ली का जो क्लेम है कि हम लोग रीजनल हैगमॉन है, साउथ एशिया में हमारी चलती है, हम लीडर हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है। ये जो सेकेंड वेव आई है कोविड-19 की पैंडेमिक की, ये कितनी तबाही मचा रही है, किस हद तक तबाही मचा रही है, ये हम देख ही रहे हैं। 17 साल बाद भारत को फॉरेन एड लेनी पड़ी। फॉरेन एड मतलब कि अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी डिजास्टर आ रहा था तो हम अपने पैसों से उसके साथ डील कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम उधार ले लेते थे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, बट अभी हमको प्रॉपर एड ग्रांट एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं, और ग्रांट्स बिल्कुल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अफ्रीका के जो बिल्कुल ही चिल्लर देश होते हैं जैसे कोटा डी और कॉन्गो, इस प्रकार के देशों को लेनी पड़ती है। लेकिन अब इंडिया को भी कहीं ना कहीं ये ग्रांट लेनी पड़ रही है। अब जो दुनिया भर की कंट्री हैं वो इंडिया की मदद कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इंडिया इज टू इंपॉर्टेंट टू इग्नोर। बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज मदद कर रहे हैं, लेकिन जो कंट्रीज मदद कर रही हैं उनके दिमाग में इंडिया के लिए एक परसेप्शन भी बन रहा होगा कि ये इंडिया वाले जो अपनी देश की आबादी को खुद कोविड-19 से नहीं बचा सकते, ये रीजनल हेगेमोन क्या बनेंगे, ये चाइना को क्या टक्कर देंगे। दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया के ऊपर बेट कर रही हैं कि हम बड़े होकर चाइना को टक्कर देंगे। हम अपने ही लोगों को मरने से नहीं बचा पा रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस इलेक्शन रैलियां कर रहे हैं जब लोग मर रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में हम दुनिया के सामने क्या ही एग्जाम्पल लगते हैं, ये बात हमें सामने सामने नजर आ रही है। अगर आप बात करो तो पैंडेमिक के चलते न्यू दिल्ली का ये जो क्लेम था कि वी हैव रीजनल प्राइमेसी और लीडरशिप है और हम लीडिंग पावर है, इस प्रकार के जो हमारे एस्पिरेशंस थे वो डेंट हो गए हैं, और कहीं ना कहीं अब हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंटेस्टेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, सरकारों की प्रायोरिटी होती है, अगर केंद्र में कोई सरकार है तो उसकी प्रायोरिटी होगी। क्या प्रायोरिटी हो सकती है कि फॉरेन पॉलिसी में ये करना है, या इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं तो यहाँ पे हमको जीतना है। जैसे बंगाल में अभी तक प्रायोरिटी थी बीजेपी की जीतना, अभी 2022 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होंगे तो वो प्रायोरिटी पे आ जाएगा हमारी सरकार के। तो कुल मिला के डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस मतलब कि अगले लोकसभा इलेक्शंस जीतना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जीतना, देश के अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस लेना, ये अगर हमारी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट पे आ गया तो जो फॉरेन पॉलिसी का आप कह सकते हो एजेंडा हमारी सरकार लेके चल रही थी वो आगे आने वाले समय में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। इंडिया की जो रीजनल प्राइमेसी है वो कोविड की सेकेंड वेव के चलते थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई है। इनफैक्ट थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई है। हमारे नेबरहुड में ऑलरेडी बीजिंग हमको रिस्ट्रेन कर रहा है। बांग्लादेश की तो बात कर लो, श्रीलंका की तो बात कर लो, नेपाल की तो बात कर लो, यहाँ पे ऑलरेडी बीजिंग का जो दबदबा है, चाइना को जो दबदबा है वो बढ़ रहा है, और हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस दबदबे को पीछे ढकेलने में। जब पहली सरकार आई बीजेपी की, जिसको यहाँ पे बोला गया है मोदी 1.0, तो हम लोगों ने मटेरियल एड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हिस्टोरिकल टैक्स के दम पे अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश की। यही तीन चीजें होती हैं। मटेरियल एड जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इंपॉर्टेंट होता है, हिस्टोरिकल टाइज भी इंपॉर्टेंट होता है। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंपैरिजन, इन कंट्रीज के मालदीव्स, इन कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर आप बात करो, नो डाउट हमारे हिस्टोरिकल टाइज इनसे चाइना से ज्यादा अच्छे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना के पास जबरदस्त डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, और ये जो रीजन्स है ना, ये जो कंट्रीज है ना, दे आर बेसिकली हंग्री फॉर डेवलपमेंटल असिस्टेंस एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो उनको जहां से पैसा मिलेगा वो उस तरफ जाएंगे, और उनको चाइना से बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसलिए वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी पार्ट बन रहे हैं। भूटान को छोड़ दो तो बाकी सारी कंट्रीज चाइना की सिल्क रोड इनिशिएटिव, सॉरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन गई हैं। जी जिनपिंग के इस आइडिया पे सब लोग चढ़ चुके हैं, एक इंडिया को छोड़ के। ओके, तो आप ये देखोगे कि कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे, कोविड-19 से पहले ही कहीं ना कहीं बीजिंग इंडिया के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में पुश बैक कर रहा था। अभी कोविड-19 के पैंडेमिक का इफेक्ट बीजिंग पे तो पड़ा नहीं है, वो तो अभी भी ग्रो कर रहा है, इंडिया बिल्कुल नीचे जा रहा है। अभी ऐसे में इंडिया की जो औकात है इस पर्टिकुलर रीजन में, अपने इमीडिएट नेबरहुड में, ये और कम होने वाली है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है। जुलाई 2015 में
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो कि उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्होंने क्या बोला कि इंडिया एस्पायर्स टू बी अ लीडिंग पावर रेदर देन जस्ट अ बैलेंसिंग पावर। मतलब इंडिया सिर्फ एक बैलेंसिंग पावर नहीं है कि चाइना बढ़ रहा है तो उसको रिस्ट्रेन करके लेने के लिए इंडिया भी बढ़ रहा है, इंडिया एक लीडिंग पावर बनना चाहता है। लेकिन कोविड-19 के इंपैक्ट के बाद इंडिया के लीडिंग पावर एस्पिरेशंस कैसे पूरे होंगे? न्यू दिल्ली के पास अब जो स्पेस है परस्यू करने के लिए अपने रीजनल गोल्स को, ग्लोबल गोल्स को, वो और कम हो चुका है। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत है, बट इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को अगर क्वाड के साथ जोड़ दो तो यहाँ 3 और कंट्रीज हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 3 को हटा दो तो इंडिया के क्या औकात है यहाँ पे। तो औकात किसके बेसिस पे होती है? भाई आपकी इकोनॉमिक पावर क्या है, आपकी मिलिट्री पावर क्या है। अभी के लिए इंडिया की मिलिट्री पावर बहुत है, इकोनॉमिक पावर इंडिया की बहुत नीचे जा रही है। आप देखिए पिछले साल ही जो हमारी इकोनॉमी है वो 10% से घटी है। अभी ये सेकेंड वेव के चलते कितना इकोनॉमी ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी पता नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा ही खत्म हो गया तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे। तो इस कोविड-19 की क्राइसिस के चलते ऑब्वियस सी बात है हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी कम होगी। फाइनेंशियल कैपेसिटी कम होगी तो हम एम्बिशियस मिलिट्री स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाएंगे। पिछले साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हुआ उसके चलते देश ने बहुत खर्चा किया मिलिटरीली, लेकिन जब पैसे ही खत्म हो रहे हैं कोविड-19 2.0 की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से, अगर और इकोनॉमिक एक्टिविटी को नुकसान पहुंचता, सोचिए इस बार सरकार ने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस बार लॉकडाउन अफोर्ड ही नहीं कर सकती हमारी इकोनॉमी। तो उसके चलते हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम होगा, एलएसी पे आप कह सकते हो कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम होगा, फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी पे हमारा ध्यान कम जाएगा, रीजनल जियोपॉलिटिक्स पे ध्यान कम जाएगा। तो अफगानिस्तान के नेगोशिएशंस में तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में क्या चल रहा है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। श्रीलंका में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग कम होगी तो हमारी ग्लोबल स्पेंडिंग कम होगी। तो भाई क्वाड की ग्रोथ में, इंडो पैसिफिक की कॉन्सेप्ट की ग्रोथ में हमारा जो रोल है वो कम होता चला जाएगा। और चूंकि जो ग्लोबल एड इंडिया के पास आ रही है तो भाई इंडिया इंपॉर्टेंट तो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की लाचारी भी इस इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिख रही है। तो इस इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ओवर द टाइम ये भरोसा हो जाएगा कि भाई जिस लेवल का लीडर हम इंडिया को समझ रहे हैं उस लेवल का लीडर इंडिया नहीं है। ये हैप्पोमिन जैकब्स हम यहाँ पे बोल रहे हैं। भले ही इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट में न्यू दिल्ली इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट में न्यू दिल्ली इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं चाइना को रेजिस्ट कर पा रहा है। अभी इतने कॉम्प्रोमाइज्ड फाइनेंसेस के साथ हम कितने लंबे समय तक चाइना को रेजिस्ट कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। समझ गए आप बात को? आगे बात करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की जाए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल contestations in the wake of COVID-19 devastation in the country could also limit New Delhi's strategic ambitions. General economic distress, a fall in foreign direct investment in industrial production and a rise in unemployment have already lowered the mood in the country. आपको पता ही है भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में कम आ रहा है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फिजिकल डेफिसिट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी उसके चलते जो सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी है हमारी बीजेपी की, इसका ध्यान किसकी तरफ होगा? तो अभी के लिए सबसे पहले ध्यान कोविड-19 की रिकवरी की तरफ है। अभी तक तो वेस्ट बंगाल इलेक्शंस और असम इलेक्शंस ये सब चल रहे थे, इसमें ध्यान था। इलेक्शंस खत्म हो गए, बम्पर आ रहे हैं, केवल असम में जीते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले तो अपनी इमेज को रीबिल्ड करना, और इमेज को रीबिल्ड करने के लिए कोविड-19 की रिकवरी करनी। तो चलो भाई देर आए दुरुस्त आए, कोविड-19 की रिकवरी में लगे हुए हैं। एट द सेम टाइम 2022 में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई देखिए असेंबली इलेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। समझिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां से 80 मेंबर जाते हैं लोकसभा में, और 2022 के 2 साल बाद जनरल इलेक्शन है लोकसभा के। तो ये जो 80 सीटें होती हैं इसमें जो मैक्सिमम सीटें जीतता है उसके लिए लोकसभा में मेजॉरिटी स्थापित करना काफी आसान हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जीतना बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से तो अब आप समझ सकते हो कि अभी से बीजेपी गेयर्ड अप होगी इस चक्कर में। तो ऑब्वियस ही बात है बीजेपी का ध्यान और सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान कोविड-19 की रिकवरी पे है और असेंबली इलेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश पे है। तो ऑब्वियस ही बात है फॉरेन पॉलिसी रिजीम पे जो इस गवर्नमेंट का ध्यान है वो कम हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं 2024 के जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे हैप्पीमेन जैकब्स साहब चूंकि ये कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड हैं, ये बीजेपी पे इनडायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी के रिस्पेक्ट में ये बात बोली जाती है कि जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए तो बीजेपी ने काफी कम्युनलाइज करने की कोशिश की माहौल को,
पोलराइज करने की कोशिश की माहौल को। और जब उत्तर प्रदेश की इलेक्शन की कंपेनिंग होगी तो भी यही होगा। तो कम्युनल टेंशंस फैन हो सकते हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस हो सकता है। अभी कम्युनल टेंशंस फैल होंगे, मतलब फैन होंगे देश में, पॉलिटिकल वायलेंस अगर बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमिक स्पेस तो वैसे भी कम हो रहा है, तो बाकी कंट्रीज हमारे बारे में क्या सोचेंगी। और उसके साथ साथ इंडिया का जो ओवरऑल ध्यान है, इंडिया का जो ओवरऑल फोकस है, वो इलेक्शन जीतने की तरफ ज़्यादा रहेगा और इंटरनेशनल सिस्टम का जो कॉन्फिडेंस है इंडिया में वो कम होता जाएगा। इस प्रकार के प्रिडिक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे हैप्पीमैन जैकब साहब। अभी इनके प्रिडिक्शंस कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये देखने बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ गई होगी कि एक लिमिट से ज़्यादा पोलराइजेशन, एक लिमिट से ज़्यादा हिंदू धर्म के नाम पे वोट खींचने की बात सक्सेस नहीं देने वाली है। क्योंकि आज की डेट में चाहे हिंदू वोटर हो चाहे मुस्लिम वोटर हो, ये समझदार हो गए, इनको भी ये पता चल गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलती हैं कि हिंदू धर्म को बढ़ाएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलती हैं कि मुस्लिम धर्म को बढ़ाएंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी धर्म को नहीं बढ़ाती है। ये बात कहीं ना कहीं एक आम आदमी को भी समझ में आती है, कुछ बेवकूफ़ों को छोड़ दो जिनमें बुद्धि नहीं है। तो धर्म के नाम पे वोट खींच पाना काफी मुश्किल होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो देखते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का इस चीज के ऊपर क्या रोल रहता है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से काम करती हैं। अच्छा, कम्युनलाइजेशन के लिए केवल बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बंगाल के कम्युनलाइजेशन की बात करो तो जितना बीजेपी ने पोलराइजेशन किया है, उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं किया है टीएमसी ने। आप देख लीजिए कि पोल के रिजल्ट के बाद किस प्रकार का वायलेंस हो रहा है बंगाल के अंदर। तो कुल मिला के ये जो डोमेस्टिक ऑक्यूपेशंस इस प्रकार से आ रहे हैं हमारी सरकार के सामने, हैप्पीमैन जैकब साहब तो यहाँ पे सरकार को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हैप्पीमैन जैकब साहब बोल रहे हैं कि हमारी सरकार के सामने कुछ ऐसे डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिसके चलते सरकार की जो एपेटाइट है फॉरेन पॉलिसी को बनाने की, फॉरेन पॉलिसी में इनोवेशंस करने की, इनिशिएटिव्स करने में, यानी कि वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होने वाली है। ओके, तो कोविड-19 के बाद हमारी सरकार का बहुत कम ध्यान रहने वाला है किसकी तरफ भाई, आपका फॉरेन पॉलिसी की तरफ। एक तो ये बात बोली जा रही है। उसके बाद आप समझिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया चाइना। एक जो सबसे गंदा इंपैक्ट बताया जा रहा है कोविड-19 का, खासकर सेकेंड वेव का, कि भाई इंडिया थोड़ा कंसीलिएटरी हो जाएगा चाइना की तरफ। हम लोग जो चाइना को कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली पुश बैक कर रहे थे, वो पुश बैक करने की कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी। हम कहीं ना कहीं चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी से, हम कहीं ना कहीं चाइना की सप्लाई चेन्स को अपने पास खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम चाइना से अपने इंपोर्ट्स मंगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप को आत्मनिर्भर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी खुद की सिचुएशन कोविड-19 के चलते इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरफ चाइना को देखेगा जो कि ग्रो कर रहा है और एक तरफ इंडिया को देखेगा जहाँ पे लोग मर रहे हैं और सरकार उनको बचा तक नहीं पा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग किस तरफ जाएंगे, चाइना की तरफ जाएंगे। अब देखो, पेंडेमिक के समय पे चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह उभर के आया है और हमारे तो हालात क्या है तो आपको नजर आ ही रहा है। दूसरी बात, अगर आप बात करो तो भले ही दुनिया भर में एंटी चाइना रेटोरिक बहुत है, दुनिया भर में ये सेंटीमेंट हो कि ये चाइना वो बेकार कंट्री है जिसने कोरोना वायरस को फैला दिया, लेकिन उसके बाद भी चाइना के साथ, बीजिंग के साथ बिजनेस चल रहा है, बिजनेस एज यूजुअल चालू है। चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो। ट्रंप के समय पे बिजनेस कम हुआ था चाइना के साथ, अभी भी जो बाइडेन की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू चाइना वो थोड़ी हार्डन ही है, लेकिन दुनिया भर की कंट्रीज अभी भी चाइना के साथ धंधा कर रही हैं। जापान की और यूएसए की बहुत सारी कंपनीज ने अभी भी अपनी सप्लाई चेन चाइना के अंदर ही रख के रखी हुई हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एंटी चाइना फैक्टर एग्जिस्ट करता है, उसके बाद भी सब बिजनेस कर रहे हैं चाइना के साथ, ये एक बात है। दूसरी बात ये, तीसरी बात यहाँ पे ये है कि चाइना और यूएसए के रिलेशंस डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बहुत खराब रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में किस हद तक चाइना और यूएस के रिलेशंस रहेंगे वो कोविड-19 बहुत हद तक डिसाइड करेगा। हो सकता है इंडिया की गंदे हालात देख के वाशिंगटन अपने बेट्स को बीजिंग पे ही हेज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक जो हालत है, आपकी इकोनॉमी की जो हालत है, ये बहुत हद तक इस बात को डिसाइड करेगा कि इंटरनेशनल सिस्टम आपको किस प्रकार से देखता है। और ये जो इंडिया का क्लेम है ना कि हम चाइना के साथ कंपीट कर सकते हैं एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन, वो कहीं ना कहीं भैया इस कोविड-19 की सेकेंड वेव में गड़बड़ ही नजर आ रहा है। आप देखिए, वुहान अपने यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है विदाउट मास्क। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज उभर रही थी और वुहान से निकला कोरोना वायरस, और इंडिया में पूरे देश में किस हद तक कोरोना वायरस के चलते मौतें हो रही हैं ये आपको नजर आ ही रहा है। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो मैनेजमेंट रहा है कोरोना वायरस का, दिस इज मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट।
बहुत भयंकर मिसमैनेजमेंट रहा है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस, और उसके चलते हमारी जो काबिलियत थी चाइना को रेजिस्ट करने की वो है डिमिनिस्ड। चाहे आप पैसे के टर्म्स में बात कर लो, चाहे आप पॉलिटिकल पावर के टर्म्स में बात कर लो, पॉलिटिकल विल के टर्म्स में बात कर लो। इसका एक और वजह है कि भाई चाइना एक डिक्टेटोरियल कंट्री है, तो वहां पे जी जिनपिंग जो बोल देते हैं वो इंप्लीमेंट हो जाता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे इलेक्शंस जीतने पड़ते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके, तो बहुत सारा ध्यान और बहुत सारे रिसोर्सेज इलेक्शंस की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो कुल मिला के विद रिस्पेक्ट टू चाइना हमारी कैपेसिटीज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई। अगर ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस नहीं आती देन वी वर टुवर्ड्स, आप कह सकते हो, डेवलपमेंटल एजेंडा, लेकिन अब हम कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे जा रहे हैं। फिर बात करते हैं डिप्रेस्ड फॉरेन पॉलिसी की। भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहने वाली है। मोदी जी के पास बहुत कम स्पेस बचा है, ना उतने पैसे हैं, डिप्लोमेटिक बैंडविड्थ नहीं है, फाइनेंशियल बैंडविड्थ नहीं है। तो अब हम दूसरी कंट्रीज में जाके फाइनेंशियल एड देके वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास खुद के देश के लिए ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पैसा नहीं है। बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो हमारे फॉरेन पॉलिसी जो प्रायोरिटीज हैं वो काफी कम हो गई। प्रॉब्लम ये भी है कि जो हमारी करंट सरकार है उसको और भी बहुत सी चीजें देखनी है। डोमेस्टिक कैलकुलेशंस देखने वो आप देख ही चुके हो, कौन कौन से डोमेस्टिक कैलकुलेशंस है। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ और बातें बोली गई हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी ऑफर किया कि भाई हम सपोर्ट देंगे कोरोना वायरस में, चाइना ने भी ऑफर किया। हालांकि ये जो दो कंट्रीज के जो ऑफर्स थे वो बस कहने के लिए होते हैं ना कि भाई किसी दूसरी कंट्री को प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है ऑफर कर दो। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑफर तो आए हैं, लेकिन हाँ कुछ कंट्री से बहुत पुख्ता मदद आई है। जैसे मॉस्को रशिया से हमको मदद आई है, यूएई से मदद आई है, बहरीन से मदद आई है, यूएसए से मदद आई, थोड़ा लेट आई। जिस हद तक हमने सोचा था कि यूएसए से बहुत शुरू में मदद आएगी, शुरू में नहीं आई, बट बाद में आई जब यूएसए के ऊपर प्रेशर पड़ा कि हाँ भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यूएसए मदद नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की हर्ट हो रही है। पोस्ट कोविड न्यू दिल्ली की फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके चलते हमारी फाइनेंशियल, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। और हमारे इमीडिएट नेबरहुड में चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ता ही जा रहा है, और चाइना इज स्ट्रॉन्गर इन दिस पैंडेमिक। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया बहुत बड़े हैं। हैप्पीमैन जैकब साहब तो यहाँ पे सीधे सीधे डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अभी कितना कॉम्प्रोमाइज होगी या नहीं होगी ये आने वाले 1 से 2 सालों में पता चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। एन इश्यू ऑफ लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड, दैट द सिचुएशन फेस्ड बाय इंडियाज माइग्रेंट आर नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन पॉलिसी मेकिंग इज क्वाइट अपरेंट। क्या बताया जा रहा है कि भाई ये जो माइग्रेंट क्राइसिस अभी देखने को मिल रही है, माइग्रेंट क्राइसिस पहले जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कर्फ्यू लग रहे हैं, जो मॉडरेट लॉकडाउन्स लग रहे हैं अप्रैल 2021 में, उसके चलते बहुत बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे इनफॉर्मल वर्कर्स को नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब ये वही माइग्रेंट्स थे जो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस में अपने घर वापस लौट गए। बाद में वो फिर से शहरों में काम करने के लिए आए, फिर से शहरों में काम करके थोड़ा बहुत ही स्टैब्लिश हुए थे कि सेकेंड वेव आ गई कोरोना वायरस की। अब वो फिर फंस गए हैं, अब फिर उनके पास जॉब नहीं है, रेंटेड अकोमोडेशन से उनको निकाल दिया गया है, सस्टेनेबल इनकम नहीं है, खाना नहीं है, तो फिर वो विलेज वापस जा रहे हैं। मैंने बताया था कि मेरा एक दोस्त सीनियर इंजीनियर है बीएचईएल तमिलनाडु में, उसने मुझे बताया कि भाई कुछ लेबर्स आए थे, उन लेबरों को 4 महीने के लिए काम मिला, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 16-17 हज़ार रुपए कमाए और अब 10-10 हज़ार रुपए की फ्लाइट टिकट करा के अपने घर वापस जा रहे हैं। तो क्या ही फायदा हुआ, इससे अच्छा तो नहीं आते। और खास बात यह है कि वो माइग्रेंट्स जो कि अपने शहर वापस जा रहे हैं, पैसा तो खत्म कर ही रहे हैं, लेकिन उनके पास वापस जाने का भी कोई ब्राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है। वो गांव जाके अपने घर वालों पे बोझी हो जाएंगे। ये लोग जब बाहर आके काम करते हैं तो अपने गांव वालों के लिए ये एक बून होते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इनके घर में जो लोग हैं, इनकी फैमिली, उनको लगता है कि भाई ये पर्सन समय समय पे पैसा भेजता रहेगा तो हम खाना खाते रहेंगे। अब ये पर्सन जो पैसा भेजता था वो खुद नौकरी उसकी चली गई, वो वापस आ रहा है, तो वो गांव में क्या खाएगा क्या कमाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। और नरेगा के अंदर सबको काम मिल नहीं रहा है। नरेगा के अंदर स्पेंड करने की सरकार की काबिलियत भी अब बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, चूंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब ये माइग्रेंट्स वापस जा रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ कुछ ऐसा है कि अनऑफिशियली कुछ रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं। वेस्टर्न रेलवे ने यह बताया कि 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में 4 लाख आप कह सकते हो मतलब माइग्रेंट्स को वापस भेजा रेलवेज ने। सेंट्रल रेलवेज का डाटा बताता है कि लगभग 4.7 लाख माइग्रेंट्स पिछले कुछ हफ्ते में महाराष्ट्र से निकल के बाकी स्टेट्स की तरफ गए हैं। तो ये जो जर्नीज हैं, इनको जर्नी ऑफ डेस्टिट्यूशन देखा जा रहा है।
मतलब कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बेटर स्टेट का आज की डेट में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। और आप साफ साफ बात ये देखो कि ये वो लोग हैं जो कि रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं अपने सेंटर ऑफ लाइवलीहुड से, जहां पे इनको पहले लगता था कि नौकरियां मिलेंगी, वहां से नौकरी चली गई इनकी। दे आर गोइंग बैक टू डार्क होल्स ऑफ रूरल हेल्पलेसनेस एंड पॉवर्टी। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है, ना ही इस बात पे कोई बहस हो रही है, ना ही इस बात पे कोई कोशिश हो रही है कि सरकार इनके ऑफिशियल नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश करे, सरकार पता करने की कोशिश करे कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपनी मजबूरी के चलते अपने गांव वापस जा रहे हैं, क्या इनके पास कुछ पैसे हैं भी कि नहीं है। इस प्रकार की ना ही केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही राज्य सरकारों की तरफ से कोई कोशिश आ रही। राज्य सरकारों की तरफ से कोशिश इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है और केंद्र सरकार बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स में बिजी है। अब तक इलेक्शन था, अब दूसरा कोविड-19 का मैनेजमेंट है। हाँ, कुछ चीजें जरूर की गई हैं। क्या करी गई है? तो आप कह सकते हो कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना थी, उसके चलते उसको एक्सटेंड किया गया और आप कह सकते हो कि 5 किलो अनाज फ्री में 80 करोड़ इंडियंस को दिया जाएगा। तो इस एक छोटी सी पॉलिसी को छोड़ के सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के दौरान इन लेबर्स को जो कि मजबूरी में अपने गांव वापस जा रहे हैं, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी अल्टरनेट अरेंजमेंट अभी के लिए नहीं किया गया है। ओके, तो ये जो हो रहा है ना अभी, दिस इज बेसिकली वेरी मच सिमिलर टू जो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस में हुआ था। फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस में बस इतना ही फर्क था कि उस समय पे ट्रांसपोर्ट के साधन बंद हो गए थे लॉकडाउन के चलते, तो लोग घर वापस कैसे जाएं इसके ऊपर एक बड़ा सवाल हो गया था। लेकिन इस बार ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं बंद किए हैं, तो कहीं ना कहीं फ्लाइटें, प्लेन, बस वगैरह चल रही हैं जिसपे बैठ के ये लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। समझ गए? तो इन माइग्रेंट्स को कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड करना चाहिए था, बट ये अब तक पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड नहीं हो पाए। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। अब कहीं ना कहीं बात की जाए तो क्या लॉकडाउन और कर्फ्यू ना लगाए जाए इन लोगों की वजह से? देखिए, लॉकडाउन कर्फ्यू लगाने पड़ेंगे क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और वो एक ऐसी हेल्थ क्राइसिस है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है, तो मजबूरी में लॉकडाउन कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ मेजर्स भी लिए जा सकते हैं इन माइग्रेंट्स की सफरिंग्स को रोकने के लिए। इनको शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड की जा सकती है राज्य की सरकारों के द्वारा। अर्बन इलाकों में इनके लिए टेम्पररी रिलीफ कैंप सेटअप किए जा सकते हैं जहां पे ये लोग रहें, और ऐसा कुछ स्टेट्स ने किया भी है। केरला जैसे स्टेट ने टेम्पररी रिलीफ कैंप्स बनाए थे इन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, जहां पे टेम्पररी माइग्रेंट लेबरर्स रह के खाना पीना तो एटलीस्ट खा सकते थे। इस प्रकार की चीजें बाकी स्टेटों में नहीं हो रही हैं। और ये वो लेबर हैं जिनके दम पे हमारा अर्बन इंडिया प्रोलिफरेट करता है। हमारे अर्बन इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको चीप लेबर कहां से मिलता है? इन्हीं लेबर से मिलता है। आप देखो, जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज भी हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे लेबर्स को हायर करती हैं, उनको बहुत कम पैसा देती हैं और उनके दम पे बहुत प्रॉफिट कमाती हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लग जाता है, प्रोडक्शन नहीं करनी होती है, तब यही कंपनीज इन लेबर्स को बाहर निकाल देती हैं और कोई भी हर्जाना नहीं देती, बिकॉज ऑन पेपर दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज। और इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कभी भी नौकरी पे रखा जा सकता है और कभी भी नौकरी पे निकाला जा सकता है। ये जो फैक्ट्रीज होती है ना, ये बहुत कोशिश करती हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है ना। परमानेंट वर्कर्स ये हायर ही नहीं करना चाहती है, नॉन परमानेंट वर्कर्स हायर करना चाहती है, क्योंकि नॉन परमानेंट वर्कर्स को अपने हिसाब से उनकी पोस्ट पर से हटाया जा सकता है, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, उनको कोई हर्जाना देने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज उठती है, एक सवाल उठता है कि भाई क्या कोई अटेम्प्ट हुआ है लीगल सेफगार्ड्स देने के लिए इन लोगों को? ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, क्या कोई प्रॉपर कोशिश की गई है इनको लीगल सेफगार्ड देने को? बिल्कुल की गई है। एक लॉ आया था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, जिसने कन्फर किया कैजुअल लेबर अ लीगल स्टेटस बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इंगेजिंग 20 और मोर वर्कर्स। तो ऐसा बोला गया वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो 20 से ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने आप को सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, और उस रिस्पेक्ट में अगर उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हालांकि ये जो लॉ था ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, ये कभी भी फोर्स में नहीं आया, और 2020 में एक बहुत ही रेग्रेसिव लॉ फोर्स में आया है जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020। इसने पहले के सारे एक्ट्स को कंज्यूम कर लिया है। ये बात करता है हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन एस्टैब्लिशमेंट विद 10 और मोर वर्कर्स, और पुराने 13 प्रिवेलिंग लेबर लॉज को ये कहीं ना कहीं कंज्यूम कर गया है।
जो रिसेंटली 4 लेबर कोड्स आए हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उन 4 लेबर कोड्स में जो थोड़े बहुत लेबर लॉज एग्जिस्ट होते थे उनको भी डाइल्यूट कर दिया गया है। ऐसा बोला गया है कि जो 4 लेबर कोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो कॉर्पोरेट हैं, यानी कॉर्पोरेट्स अब अपने मन मुताबिक कभी भी लेबर्स को नौकरी से बाहर निकाल सकते हैं, कभी भी लेबर्स को रख सकते हैं। लेबर के पास अब आप कह सकते हो कि लीगल रिकोर्स बहुत कम रह गया है, लेबर के पास लीगल मदद काफ़ी कम रह गई है। तो अगर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को निकाल देता है नौकरी से, तो उस एम्प्लॉय के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे अपना हक मांगने के, क्योंकि उनका हक अब लॉ में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखी है, 3 लेबर रिफॉर्म्स 2020 एक्सप्लेन। ये पहला वाला जो आपको वीडियो दिख रही है ना, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए जाके, इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ये तीनों लेबर कोड्स मैंने समझाए हैं। इन तीनों लेबर कोड्स को 2020 में ही पावर में लाया गया, तो 2020 में ये पावर में आए हैं। 4 लेबर कोड्स हैं, एक पहले ही आ चुका था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए जाके, इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो उस पर्टिकुलर वीडियो से आपको मिल जाएगी। अगर इन कोड्स के नाम ही आप याद रख के किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, मेंस में कोट कर दो, उससे भी आपको थोड़े बहुत नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। मतलब माइग्रेंट पॉपुलेशंस के लिए, वो लोग जिनका लॉकडाउन के चलते नौकरियां जा रही हैं, उनके पास रहने खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। पॉलिसी मैटर्स में उनको इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर ना केंद्र सरकार का ध्यान जा रहा है और ना ही राज्य सरकार का ध्यान जा रहा है और ना ही लोगों का ध्यान जा पा रहा है। तो कम से कम मीडिया ही ध्यान लेके आए तो लोग थोड़ा इनको याद कर लें, यही बहुत है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएमके रिटर्न्स ऑन तमिलनाडु पोल रिजल्ट्स। तमिलनाडु स्टेज अ ट्रू फ्रंट अरेना अटेम्प्ट टू बिल्ड अ थर्ड फोर्स फेल टू इम्प्रेस वर्कर्स। कुल मिला के क्या है बात कही जा रही है यहाँ पे कि टू फ्रंट अरेना का मतलब ये है कि तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में 2 ही पार्टी डोमिनेंट है, एक है डीएमके और एक है एआईएडीएमके। डीएमके में बहुत लंबे समय तक आप कह सकते हो करुणानिधि साहब एक्टिव रहे हैं और एआईएडीएमके में बहुत लंबे समय तक जयललिता जी एक्टिव रही हैं, उससे पहले एमजीआर थे। ओके, अभी के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। तीसरी फोर्स ये जो बीजेपी घुसने की कोशिश कर रही थी वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है, इट इज आउट। अब देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल को कैसे समझाया जा रहा है। देखिए, कुछ इलेक्शंस की इश्यूज पे लड़े जाते हैं, वो की इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं। पहला की इशू ये हो सकता है कि जो इनकम्बेंट है, जैसे कि तमिलनाडु में था एआईएडीएमके, इसने परफॉर्मेंस कैसे दी, तो इस परफॉर्मेंस के आधार पर लोग इसको दोबारा चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते हैं। दूसरा, अलायंस अर्थमेटिक एंड लोकल फैक्टर्स, जो भी लोग, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं वो आपस में किस प्रकार से गठबंधन कर रहे हैं और उन अलग अलग गठबंधन में कितने कितने वोट्स वो जीत सकते हैं। अगर आप बात करोगे तो तमिलनाडु के जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं इसमें डीएमके जीत के आई है और एमके स्टालिन साहब अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। एमके स्टालिन साहब तमिलनाडु में एक बहुत पॉपुलर फिगर है। तमिलनाडु में हो सकता है बाहर लोगों ने उनका नाम ना सुना हो, बट अगर आप चेन्नई की या तमिलनाडु में किसी सड़क पे चलेंगे तो आपको स्टालिन साहब के बहुत जगहों पे पोस्टर और फोटो वगैरह दिख जाएंगी। तो अब स्टालिन साहब ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ओके, आप कह सकते हो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तब डीएमके पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती थी, तो उस समय पे ये क्लियर हो गया था कि 2021 में जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आएंगे तो डीएमके ठीक ठाक सीट जीतने वाली है, और यही हुआ। एआईएडीएमके हार गई है, डीएमके जीत गई है। और एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था भाई, एआईएडीएमके लगातार 2 बार से जीत रही है। पहले टर्म में जयललिता जी थी, फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली जयललिता जी की डेथ हो गई, उसके बाद भी एआईएडीएमके आई और उसके बाद अब डीएमके आ रही है। शायद जयललिता जी जिंदा होती तो फिर से एआईएडीएमके जीत जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि अब जो लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं वो उतना फेमस नहीं है लोगों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं अपने काम के दम पे जीतेंगे अगर जीतेंगे तो। ये जो डीएमके के चीफ हैं अभी एमके स्टालिन साहब, जो कि अब चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, किसके बेटे हैं, तो करुणानिधि जी के बेटे हैं। करुणानिधि जी खुद तमिलनाडु में बहुत ज्यादा आप कह सकते हो फेमस है, 4 डिकेड्स तक इन्होंने डीएमके को लीड किया है और कहीं ना कहीं लोग करुणानिधि जी को भी बहुत मानते थे। डीएमके ने अपने दम पे 133 सीट्स जीती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में तमिलनाडु में, और जो पूरा का पूरा फ्रंट है उसने 159 सीट्स जीती, मतलब 26 लोग ऐसे हैं जो कि डीएमके के सिंबल पे जीते हैं यहाँ पे। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 25 सीटें अलॉट की गई थी, जिसमें से 18 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। यहाँ पे आप देखोगे 2 लेफ्ट पार्टीज हैं जिसमें आप कह सकते हो कि 2-2 सीटें जीती हैं उन्होंने। 2 लेफ्ट पार्टीज हैं, उन्होंने 2-2 सीटें जीती हैं। विदु थालाई चिरू थरगई जो काची नाम की पार्टी है
इसने 4 सीटें दिखी हैं। अभी ये जो पार्टी है वो दलित को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसके बाद भी इस पार्टी ने 2 सीटें जनरल कैटेगरी की जीती हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी जो दलित को रिप्रेजेंट करती है वो जनरल कैटेगरी की सीटें भी जीत रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कास्ट बैरियर्स को कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं। कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके आगे अगर बात करो तो अगर आप AIADMK की बात करिए तो AIADMK ने यहाँ पे कितनी जीत रखी? AIADMK का आपका बीजेपी के साथ अलायंस था। AIADMK की 66 सीटें जीती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो 5 सीटें गई हैं AIADMK की अलाई पताली मक्कल काची के पास, तो AIADMK की टैली 66 + 5 71 हो गई। और बीजेपी भी यहाँ पे 4 सीट जीत के आई। तो 66 AIADMK की, पत्ताली मक्कल काची की 5 सीटें तो 71 हो गई, और बीजेपी की 475 हो गई। तो यहाँ पे टोटल जो फ्रंट निकल के आ रहा है, जो आप कह सकते हो गठबंधन निकल के आ रहा है AIADMK और बीजेपी और पत्ताली मक्कल काची का, ये भी 75 सीटें जीत रहा है। अभी 75 इज नोवेयर नियर DMK टैली, बट 75 कहीं ना कहीं कम नहीं है। ओके, कुल मिला के यहाँ पे DMK ने कैंपेन चलाया, और DMK ने अपने इस कैंपेन में AIADMK को इस बात पे बदनाम करने की कोशिश की कि AIADMK के जो ये चीफ मिनिस्टर हैं एदापद्दी के पलानीस्वामी, ये कहीं ना कहीं सेंटर के सामने झुक गए। कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जो ताकतें हैं, तमिलनाडु की जो ऑटोनॉमी है, उसको सेंटर के सामने झुका रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, एडापड्डी के पलानीस्वामी भी पूरी तरीके से यहाँ पे हारे नहीं है। एडापड्डी के पलानीस्वामी ने जो स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं, कहीं ना कहीं तमिलनाडु के लोगों को वो पसंद आए हैं। वेस्टर्न रीजन ऑफ तमिलनाडु में AIADMK ने काफी सारी सीटें दिखी हैं। ये जो वेस्टर्न रीजन है तमिलनाडु का, ये हमेशा से ही AIADMK का फेवरेट रहा है, और यहाँ पे अभी भी इन्होंने जीता है। तो कोविड-19 की सिचुएशन में फार्मर्स के लोन को माफ करना, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स में 7.5% का कोटा देना मेडिकल एडमिशंस में, इन सब चीज़ों को, ये जो स्टेप्स लिए हैं AIADMK ने, इसको कहीं ना कहीं लोगों ने पसंद किया है। ये अलग बात है कि वनार कमिटी को जो इन्होंने सब कोटा दिया है शेड्यूल कास्ट के अंदर, उसका बहुत लिमिटेड इंपैक्ट रहा है। जिस इलाके में जो वनियार कमेटी के लोग डोमिनेंट है, उस इलाके में ज्यादातर सीटें DMK जीत गई है। AIADMK ज्यादा सीटें वहां पे नहीं जीत पाई है। 2016 में एक और लेफ्ट पार्टीज का फ्रंट निकल के आ रहा था, VCK का, MDMK का। 2016 में ये पार्टियां अलग लड़ रही थी, इस बार ये DMK के साथ मिलकर लड़ रही हैं, इसलिए DMK की ओवरऑल टैली को इन पार्टीज ने बढ़ाया। DMK का जो वोट परसेंटेज था 2016 के इलेक्शंस में, वो 39% था, और इस बार कितना पहुंच गया है? 45% पहुंच गया। अगर आप बात करो नाम तमिलर काची नाम की जो पार्टी है, उसका वोट परसेंट इस बार कितना था? 6.58% पहुंच गया। मक्काल निधि मायम और अम्मा मक्काल मुनित्र कजागम, खासकर जो मक्काल मुधि नायम है, मक्काल निधि मायम है, जो कि कमल हसन की पार्टी है, ये काफी आप कह सकते हो कैंपेनिंग वगैरह कर रहे थे, वुमेन राइट्स की बात कर रहे थे, लेकिन ये ज्यादा वोट यहाँ पे जीत पाए नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने ये देखा है कि कौन कौन सी पार्टी ने कितनी कितनी वोट जीते हैं, और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देखें कि किस पार्टी को कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं। हालांकि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमको थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, तो ये बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। तमिलनाडु इलेक्शन या किसी भी स्टेट के इलेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए, एटलीस्ट आप अवेयर होनी चाहिए, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस कभी भी आपसे यूपीएससी मेंस में नहीं पूछे जाएंगे, ना ही प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। लेकिन कभी आप इंटरव्यू में बैठते हो या किसी प्राइवेट जॉब का भी इंटरव्यू देने जाते हो, किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। तो आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हो, आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी, जिसको आप बोलते हो बेसिक अवेयरनेस, ये होनी ही चाहिए। और कहीं भी जब अपने आंसर दीजिएगा, उसमें कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर और जेंडर फैक्टर को दबा के आंसर दीजिएगा। अपना स्टैंड को हमेशा न्यूट्रल रखिएगा। आप अपने दिमाग में किसी भी कॉज को सपोर्ट करते हो, ठीक है ना, आप किसी भी धर्म की तरफ झुके हुए हो, किसी भी कास्ट की तरफ झुके हुए हो, जेंडर की तरफ झुके हुए हो, लेकिन आपकी बातों से वो चीज़ नहीं निकल के आनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी बातों से वो चीज़ बाहर निकल के आती है तो आप रिग्रेसिव माइंडसेट के पर्सन लगते हो, और रिग्रेसिव माइंडसेट के पर्सन को इंटरव्यू में अक्सर कर रिजेक्ट किया जाता है, चाहे वो किसी भी जॉब का इंटरव्यू हो। ये हमेशा याद रखना, ओके, क्योंकि वो एक रेडिकल माइंडसेट माना जाता है। ये मेरी तरफ से एक आपको राय है, बाकी तो आप लोग फ्री हैं जो भी करना चाहें आप। नेक्स्ट बात करते हैं कीपिंग लेफ्ट। बाय रिपोजिंग फेथ इन द LDF, केरला वोटर्स हैव सेंट अ मैसेज टू कांग्रेस एंड बीजेपी टू। भाई स्पेक्टेकुलर विक्ट्री मिली है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को
केरला के असेंबली इलेक्शंस में। और इसके ऑथर कौन रहे हैं, इसके भैया सृजक कौन रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। बहुत इल्जाम लगाया गया इनके ऊपर करप्शन का, उसके बाद भी ये जीत के आए हैं। जबरदस्त इनका लीडरशिप स्टाइल है, डेयरिंग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं और स्टेट के लोगों को ये पसंद आया है। 4 डेकेड्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी लगातार 2 इलेक्शन जीत रही है। क्योंकि हर बार ऐसा होता था, एक बार एलडीएफ जीतती थी जिसके हेड है सीपीआईएम मार्क्सिस्ट पार्टी पिनराई विजयन, और एक बार यूडीएफ जीतती थी जिसकी हेड होती थी कांग्रेस। लेकिन इस बार फिर से एलडीएफ यहाँ पे जीत गई है। ओके, तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये हिस्टोरिक विक्ट्री है मिस्टर पिनराई विजयन के लिए, सीपीआई मार्क्सिस्ट के लिए और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए। अब कहीं ना कहीं इसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताए जा रहे हैं। 75 साल की उम्र विजयन साहब की, और विजयन साहब को इस बात की क्रेडिबिलिटी दी जा रही है कि इन्होंने अपनी पार्टी को रिफॉर्म किया। किस प्रकार से पार्टी को रिफॉर्म किया? उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके बहुत सारे पुराने लीडर्स जो कि पॉलिटिकल पार्टी में बैठे थे उनको उनकी कुर्सी से हटाया और नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया एलडीएफ में। अगर आप एलडीएफ पार्टी की बात करोगे, बहुत सारे नए यंग डायनामिक लीडर्स को इस बार टिकट दिया गया था। जो पुराने लीडर्स जो कि हमेशा से राज कर रहे थे उनको बहुत हद तक पिनराई विजयन ने इस इलेक्शन के एरेना से हटाया भी है। तो इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि पिनराई विजयन साहब के जो एक्शंस है वो काफी प्रोग्रेसिव रहे हैं। आप कह सकते हो कि ट्रांजिशन हुआ है सीपीआई मार्क्सिस्ट और एलडीएफ में। नए चॉइस ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे लेके आया जा रहा है। केएन वेणुगोपाल, पी रिजाव, एमबी राजेश, ये सब मिनिस्टर्स बन सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज अगर आप देखो तो पहले भी था एलडीएफ के सामने। उन्होंने कहीं ना कहीं कोविड का फर्स्ट वेव के दौरान भी अच्छा मैनेजमेंट किया था और सेकंड वेव के दौरान भी इमेंस चैलेंज है। अगर आप पूरे देश में कंपैरिजन करो तो केरला का मैनेजमेंट अच्छा है, महाराष्ट्र का मैनेजमेंट भी अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये है कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे कुछ जरूरत से ज्यादा ही कोविड-19 फैला है। तो जब जरूरत से ज्यादा ही कैलेमिटी आ जाती है तो कितना भी अच्छा मैनेजमेंट हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है। फिर आप बात करिए यहाँ पे जो सेकंड सक्सेसिव डिफीट हुई है कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की, ये इनके लिए एक वार्निंग सिग्नल नहीं है, ये इनके लिए एक ऐसा सिग्नल है कि भैया अपने पुराने दकियानूसी लीडर्स को हटाओ। जो अभी के जो कांग्रेस लीडर्स हैं पुराने, ठीक है ना, वो मलयाली वोटर्स के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं। मलयाली वोटर्स को नए फेसेस चाहिए। इवॉल्विंग मलयाली की डेफिनेशंस में सेट होने के लिए ऐसे डायनेमिक लीडर्स चाहिए और इसके लिए नए फेसेस चाहिए। तो नए फेसेस लाने की जरूरत है, इमेजिनेटिव और इंस्पायरिंग लीडर्स लाने की जरूरत है। पुराने लीडर्स के दम पे आप जीत नहीं सकते। तो ये तो बात की गई कांग्रेस की। अब बीजेपी की बात कर लीजिए। अगर आप 2016 के असेंबली इलेक्शंस की बात करिए केरला के, तो उस समय पे बीजेपी को वोट शेयर मिला था 14.93% का। इस साल 2021 में बीजेपी को वोट शेयर मिला है 12.47% का। लगभग 4.29 लाख कम मिले हैं बीजेपी लेड एनडीए को। जो बीजेपी लीडर्स हैं वो केरला में नहीं जीत पा रहे हैं। और खास बात दोस्तों ये कि केरला के अंदर भी एक ऐसा बहुत बड़ा तबका था जो कि बीजेपी की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन जो बीजेपी की नेशनल पॉलिसीज है वो उनको पसंद नहीं आ रही। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है कि भैया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, कॉर्पोरेट्स को ज्यादा सपोर्ट देंगे, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेलेंगे, ये सब केरला के वोटर्स को पसंद नहीं आ रहा है। केरला के वोटर्स की एक खास बात दी जाए, देखिए इस रिस्पेक्ट में मैं कहूंगा कि केरला कितना प्रोग्रेसिव है। केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करिए तो इसमें हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम, इन तीनों कम्युनिटीज को इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिला है बिना किसी रिजर्वेशन के। अगर आप बात करो तो एक हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरला ने, जिसने कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुना है जो कि कांग्रेस का है। और किसके अगेंस्ट चुना है? बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टरियल फेस था ई श्रीधरन, उसके अगेंस्ट चुना है। तो ई श्रीधरन साहब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे थे वो वहां से हार गए। जीता कौन? एक मुस्लिम कैंडिडेट जीता है, और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीता है जहां पे ज्यादातर जो वोट डालने वाले लोग थे वो हिंदू थे। फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का पार्ट था, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो आप कह सकते हो वोट जीतने का रेट है वो कम हुआ है। कहीं ना कहीं वो मुस्लिम्स जो कि पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को वोट दे रहे थे अब उसको वोट नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के चाहे हिंदूज हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, वो धर्म के हिसाब से वोट नहीं दे रहे हैं केरला में, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वोट दे रहे हैं केरला में। तो ये जो बीजेपी की टैक्टिक्स थी कि धर्म का कार्ड खेल के हम यहाँ पे वोट खींच जाएंगे, वो केरला में नहीं चल पाई है। तो ये बीजेपी के लिए एक मैसेज है कि केरला में आपकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं है। यहां जो काम करेगा उसको वैल्यू मिलेगी। ओके, हाँ, कांग्रेस के लिए यहां पे थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 2019 के, तब कांग्रेस ने ठीक ठाक सीटें जीती थी केरला से, लेकिन यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस की पकड़
कम होती नजर आ रही है केरला के इलेक्शंस में। तो कहीं ना कहीं केरला में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स की जरूरत है, उस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी को भी अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है। अब 2024 के जब लोकसभा के जनरल इलेक्शंस आएंगे तो ही चीजें क्लियर होगी कि वोटर्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उस समय तक देखेंगे कि एलडीएफ से कितना खुश हैं लोग, बीजेपी कांग्रेस की जो औकात है वो कितनी बढ़ रही है केरला में, कितनी घट रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। केरला के बारे में थोड़ी बात की, केरला की पॉलिटिक्स के बारे में, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बात की। आशा करता हूं आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। आपके व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।